सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से पनिशमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारे जो वॉरेन बफेट के लेटर की सीरीज चली थी उसी का पार्ट होने वाला है, और ये होने वाला है 1984 के लेटर का पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो ये जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स होती है, यानी अलग अलग कंपनी को अगर आप कंपेयर करोगे सो हर एक कंपनी की अलग अलग अर्निंग्स होंगी, या फिर समझ जाए अगर किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स है, दो कंपनी की अर्निंग्स सेम भी है फिर भी उनकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी में फर्क होता है। यानी अगर किसी दो कंपनी की जो अर्निंग है वो क्वांटिटेटिवली सेम है, यानी इसको 100 करोड़ की अर्निंग्स हुई और इसको भी 100 करोड़ की अर्निंग्स हुई, यानी दोनों को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सो क्वांटिटेटिवली सेम है। यानी अगर आप देखोगे सो रुपीस के मामले में सेम है लेकिन क्वालिटेटिवली अलग होती है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे सो कोई कंपनी 500 रुपये का इस्तेमाल करके 100 रुपये कमाती है, कोई कंपनी 1000 रुपये का इस्तेमाल करके 100 रुपये कमाती है, तो कोई कंपनी 2000 रुपये का इस्तेमाल करके 100 रुपये कमाती है। ठीक है, सो इन तीनों एग्जाम्पल में से आपको पता है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। वो कंपनी जो 500 रुपये का इस्तेमाल करके 100 रुपये कमाती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जिस भी कंपनी के पास सबसे कम एसेट होते हैं और वो सबसे कम एसेट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है वो अच्छी होती है। ठीक है, सो इसलिए बेसिकली आपको जो अर्निंग्स है, यानी आप किसी भी कंपनी को वैल्यू करते हो, जो बेसिकली उसका कैश फ्लो होता है, उसके जो प्रॉफिट होते हैं, उसको जब आप डिस्काउंट करते हो सो बेसिकली आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसकी जो अर्निंग्स है वो मीन्स वो कम एसेट के साथ ज़्यादा अर्निंग्स कमाती हो। ठीक है, सो अगर आपको ऐसी कंपनी मिलती है, अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है एक ही सेम इंडस्ट्री में, यानी समझ जाए जैसे अगर आपको पेंसिल बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, सो आप पेंसिल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, सो बेसिकली आपको हर एक कंपनी को कंपेयर करना पड़ेगा, हर एक कंपनी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा किसकी अर्निंग सबसे अच्छी है। या फिर अगर हम पेंसिल बनाने कंपनी की बात नहीं करेंगे, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक कंपनी पेंसिल बनाने वाली है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है, एक देन फिर दूसरे किसी सेक्टर में आती है। सो जब आप ये सब कंपनी को कंपेयर करोगे, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे, सो बेसिकली आपको पता चलेगा कि समझ जाए कि सब की सब कंपनी आपने नॉर्मल जो शेयर प्राइस है उनका, उससे वो लोग 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, लेकिन उनमें से एक कंपनी है उसकी जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स बहुत अच्छी है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बहुत कम टेंजिबल एसेट का इस्तेमाल करके वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। जैसे गूगल या फिर बात करेंगे हम यहाँ पे फेसबुक, ठीक है, सो उनके टेंजिबल एसेट बहुत कम है लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाती है। सो बेसिकली आपको उस कंपनी पे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होना चाहिए, यानी समझ जाए कि वो कंपनी बेसिकली 20% के डिस्काउंट पे नहीं अवेलेबल है लेकिन वो 15% के डिस्काउंट पे ही अवेलेबल है, फिर भी आप बाकी सब कंपनी को छोड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो आपके लिए कितने मायने रखती है। सो ये तो बात हो गई कि मीन्स कौन सी कंपनी कितने पैसे से कितना प्रॉफिट कमा पाती है, लेकिन यहाँ पे एक और बात ये भी आती है कि कोई कंपनी ऐसी होती है जिसको एसेट की बहुत जरूरत पड़ती है, या फिर ठीक है, सो ऐसे करते करते जो बिजनेस को जितना ज़्यादा पैसा लगता है अपनी अर्निंग्स कमाने के लिए, बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट की अर्निंग्स कमाने के लिए, वो बिजनेस उतना ही बेकार होता जाता है। उतना बेकार क्यों होते जाता है? क्योंकि बेसिकली उसको आगे भी उतने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर बेसिकली इन्फ्लेशन के टाइम उसको इससे भी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से वो जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसको वो वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके पास एक्सपेंशन के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, उसके पास बेसिकली किसी नए बिजनेस पर डाइवर्सिफाई करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, उसके पास बेसिकली डिविडेंड देने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, और ऐसे बिजनेस के लिए आपको कम से कम प्राइस पे करना चाहिए। ठीक है, यही हमारी एडवाइस होने वाली है। और लेकिन अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो बहुत बेकार बिजनेस में है, इन्फ्लेशन उनके ऊपर बहुत बेकार असर डालता है, लेकिन फिर भी वो लोग डिविडेंड देते हैं। कैसे डिविडेंड देते हैं वो लोग? बेसिकली या तो वो लोग उधार देके डिविडेंड देते हैं, यानी डेप्ट देते हैं और डेप्ट के पैसे से डिविडेंड देते हैं, या फिर बेसिकली वो लोग इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके वो लोग डिविडेंड देते हैं। सो अगर ऐसी कोई कंपनी होगी जो इन्फ्लेशन उसकी वाट लगा सकता है, जिसको मीन्स अपना पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टेंजिबल एसेट की जरूरत पड़ती है, वो कंपनी बहुत बेकार है। और अगर वो अपने प्रॉफिट को अपने जो शेयर होल्डर है उसके साथ बांटती है, वो डिविडेंड में देती है अपने प्रॉफिट को, सो आने वाले समय में जब उसको पैसे जरूरत पड़ने वाली है तब उसको अपने शेयर इशू ही करने पड़ेंगे, यानी बेसिकली उसको अपने एडिशनल शेयर इशू करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो ओनर है उसकी जो इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने वाली है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, सो मेरी सलाह यही रहेगी कि बेसिकली आपको ऐसी कंपनियों से बहुत दूर रहना चाहिए जब तक बेसिकली आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। सो बेसिकली आपको हमेशा ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो इन्फ्लेशन के मीन्स एकदम प्रूफ हो, इन्फ्लेशन का उस पर असर ना पड़ता हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कोको कोला, या फिर बात करेंगे यहाँ पे सीज कैंडी, वॉरेन बफेट जी की इन्वेस्टमेंट,
प्रॉफिट, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो आराम से अपने प्राइस बढ़ा सकती है अगर इन्फ्लेशन होता है तो, जैसे FMCG कंपनी है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैगी की बात करेंगे तो मैगी पहले 10 रुपए की तकरीबन 100 ग्राम आती थी, अभी कुल मिला के महंगाई बढ़ गई जिसकी वजह से मैगी अभी 12 रुपए की सिर्फ 70 ग्राम में आती है, ठीक है। सो मीन्स वो लोग आराम से प्राइस बढ़ा सकते हैं और फिर भी हम खरीदते रहेंगे। मैं मैगी आज भी खरीदता हूँ और अगर आने वाले समय में वो 15 रुपए की 50 ग्राम भी आती है फिर भी मैं खरीदता रहूंगा, ठीक है। सो कुल मिला के आपको ऐसे सब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी के लिए आपको कितना ज्यादा प्राइस पे करना चाहिए, यानी आपको क्वालिटी के हिसाब से अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, सो जिस कंपनी की क्वालिटी सबसे अच्छी है उसके लिए आप बाकी सब ऑप्शन से ज्यादा प्राइस भी पे कर सकते हो, ठीक है। सो भी पता कैसे लगाए कि कंपनी बेसिकली मींस कितना एसेट पे कितना रुपीस कमाती है। सो उसके लिए बेसिकली आप एक सिंपल फॉर्मूला या फिर सिंपल एक रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो और वो रेशियो है एसेट टू प्रॉफिट रेशियो, यानी बेसिकली कंपनी 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितने रुपीस के एसेट का इस्तेमाल करती है, ठीक है। सो आप ये रेशियो बेसिकली एकदम आराम से Screener.in पे बना सकते हो, या फिर आप बेसिकली यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड पर प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकते हो, यानी 1 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी कितना रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड करती है। सो बेसिकली आप ऐसे अलग अलग रेशियो इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली आप वो सब रेशियो से इस्तेमाल करके आपको पता लगेगा कि जिस भी कंपनी के जो एसेट टू प्रॉफिट रेशियो है वो अगर ज़्यादा हाई है तो बेसिकली आपको उसके लिए थोड़ा बहुत कम प्राइस पे करना चाहिए, आपको वो कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट में मिलनी चाहिए, तभी जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही था लेसन नंबर 1। अभी चलेंगे हम लेसन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ पे जो बात होती है वो बात होती है 3 चीज़ के बारे में। जो वैल्यूएशन होती है किसी भी कंपनी की, जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं DCF का इस्तेमाल करके, सो वहाँ पे 3 चीज़ें बहुत महत्व की होती है। पहली चीज़ है कैश फ्लो, दूसरी चीज़ है रिस्क और तीसरी चीज़ है बेसिकली ग्रोथ, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं यहाँ पे कि किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालने में ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, फिर चाहे आप मीन्स किसी भी मेथड से निकालो लेकिन फिर भी ये 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल होने वाला है। और बेसिकली जो बिजनेस की जो वैल्यू होती है वो इन तीनों चीज़ों की अलग अलग रिलेशन पे डिपेंड करती है। यानी कोई एक ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो अच्छा खासा है, वो मीन्स प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कैश फ्लो कमाती है, साथ ही साथ उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी अच्छा होने वाला है, वो रिस्क है रिस्क भी कम है, सो उसके लिए आप एकदम सबसे ज़्यादा प्राइस पे कर सकते हो। अगर वो कंपनी आपको 10 या 15% के प्रीमियम पे अवेलेबल है फिर भी आप बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो हाँ ठीक ठाक कैश फ्लो है, उसका ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होने वाला है, उसका जो रिस्क है रिस्क बहुत कम है। और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे ग्रोथ की। सो यहाँ पे जो किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो बेसिकली अगर उसके कैश फ्लो में या फिर उसके प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं होने वाला तो मार्केट उस कंपनी के जो प्राइस है उसको इंक्रीज करने में, उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहेगी। रिलक्टेंट यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा झिझकेगी, यानी उसका प्राइस बढ़ाने में उसको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे मीन्स अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल की बात करूंगा, सो बहुत सारे एग्जांपल है मीन्स ऐसी कंपनियों के जिनके शेयर प्राइस तकरीबन 5 से 6 साल से इंक्रीज नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उनमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी कोई कंपनी है जिसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत कम हो या फिर ग्रोथ ना भी हो लेकिन वो शेयर प्राइस बहुत कम है, यानी उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तकरीबन उसके शेयर प्राइस से तकरीबन 50 से 60% कम है, सो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी ना कभी अपनी ये वाली गलती सुधारेगी, ठीक है। सो तभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीन्स समझ जाए मीन्स आप कोई दुविधा में फंस जाते हो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से समझ जाए मीन्स आपको पता नहीं है कि आपको मीन्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो बेसिकली आपको हमेशा ये बेसिक चीज़ पे जाना है, आपको पता करना है कि कौन सी कंपनी का कैश फ्लो सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है, कौन सी कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है और कौन सी कंपनी में रिस्क है वो रिस्क सबसे कम है, ठीक है। सो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उसकी क्वालिटी पता लगा सकते हो एंड देन उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी दुविधा अगर सॉल्व नहीं होती, आप मीन्स फिर भी उसकी वैल्यू बराबर से निकाल नहीं पाते, आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो किसी एक कंपनी में या फिर बेसिकली किसी एक सेक्टर में, सो बेसिकली आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स आप उससे दूर रहोगे तो ही अच्छा है। या फिर अगर हम ऐसी कोई कंपनी ढूंढते हैं जिसमें जो कैश फ्लो है वो अच्छा खासा है, जो रिस्क है रिस्क कम है, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिलता, सो मीन्स आपको थोड़ा झिझकना चाहिए। मीन्स आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले 10 या 20 बार सोच लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट इसका प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको सोच के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये क्योंकि आप बेसिकली किसी भी कंपनी को वैल्यू के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ का एक फैक्टर तो होना ही चाहिए, ताकि जो मार्केट है वो उस ग्रोथ को जो शेयर प्राइस है उसमें प्राइसिंग कर सके और बेसिकली आगे जाके उसका शेयर प्राइस इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो ग्रोथ उसमें होना ही चाहिए, ग्रोथ एक बहुत मेन फैक्टर है। या फिर अगर ग्रोथ नहीं होता तो वो कंपनी
कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होना चाहिए, तकरीबन 50 या 60% जितना अंडर वैल्यूड होना चाहिए, तब जाके बेसिकली आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।